वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर बिहार वाले के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और यूपी टीजीटी हिस्ट्री का लिए आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी की जो वैकेंसी आई है, उस वैकेंसी का जो अप्लाई जो है आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इसमें आप लोग जान चुके होंगे कि 2 एग्जाम होने वाला है, पीटी भी होगा और मेंस भी होगा। पीटी जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे, ठीक है। और मेंस जो होगा वह सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। वो भी 1 पेपर होगा, उसमें लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो हम जो आज आपके सामने जो है वह यूपी टीजीटी के जो इतिहास का सिलेबस जो दिया हुआ है, आयोग के द्वारा जो दिया गया है, उसको अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक आप पाठ्यक्रम को नहीं समझेंगे तब तक उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आपका जो प्रारंभिक जो हथियार जो होता है, अगर हथियार आपके पास मजबूत है और उसके सही मार्गदर्शन मिल चुका, तो आप दुश्मनों को क्या करें, खलास कर देंगे। तो इस कारण से आज सबसे पहले हम समझेंगे कि जो आयोग ने सिलेबस दिया, उसने क्या दिया, क्या उसने डायरेक्ट रूप में देकर छोड़ दिया है, और क्या सिलेबस के पीछे यानी पर्दा के पीछे भी कोई खेल है। यानी जो सिलेबस उसने दिया वो डायरेक्ट दिया, और क्या इनडायरेक्ट रूप से मुझे कुछ और टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा ताकि पूरी सिलेबस हमको कंप्लीट हो पाए। और जब आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी तब आप एग्जाम में आसानी से क्वालिफाई कर रहेंगे। और इसके साथ मैं भी बताऊंगा कि हमारी क्लास जो है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। देखिए, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है यूपी टीजीटी 2025, इस वैकेंसी की अगर बात कर ले तो प्रीलिम्स में जो है वह 150 प्रश्न होंगे। और 150 प्रश्न में कहा गया कि 2 पार्ट में होंगे। उसमें क्या होगा कि 30 नंबर का आपका जीएस का पोर्शन होगा, और आपका 120 नंबर का जो होगा, जो आपका मेन विषय होगा, उससे आपका प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर प्रीलिम्स में जो आप क्वालिफाई करेंगे उसका नंबर जो है वह मेन में नहीं छूटेगा। यह एक प्रकार की स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। यानी आपको क्या है, नदी को पार करना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो जो इतिहास की सिलेबस है उसको हम 3 भाग में पढ़ेंगे: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। हालांकि एक सब पार्ट बांट देंगे हम आजादी के बाद भारत, और आजादी के बाद भारत से जो 1947 से लेकर 1950 के जो कुछ महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है उसको भी आपको पढ़ाने का समझाने का प्रयास करेंगे। तो आयोग ने सिलेबस सीधे लिख दिया, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के कुछ टॉपिक जो है उसने डायरेक्ट दे दिया है। तो क्या आयोग ने जितना सिलेबस दिया, अगर उस सिलेबस को केवल डायरेक्ट पढ़कर हम चले जाएंगे तो क्या एग्जाम क्वालिफाई कर पा जाएंगे? तो ये कहना आपका मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि आयोग का सिलेबस और आप अपने हिसाब से उस सिलेबस को डिफाइन करें, उस सिलेबस के जो महत्व है उस महत्व को समझें। इसके साथ ही उस महत्व को समझने के साथ ही जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके साथ उसको लगाएं, इसके साथ ही कुछ मॉक टेस्ट लगाएं, इसके साथ ही कुछ गेस्ट क्वेश्चन भी आपको करके जाना होगा। तो अगर हम यूपी टीजीटी 2025 की बात करेंगे, खास करके इतिहास के लिए सिलेबस की, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे रेडीमेड सामान मिल रहा है, और जो रेडीमेड मिल रहा है उससे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और ध्यान इस बात को रखिएगा कि इस वैकेंसी तो बच्चों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है ही, यह एक टीचरों के लिए भी स्वर्णिम अवसर है। क्योंकि इसी ताक में बहुत सारे कोचिंग वाले बैठे हुए हैं कि वैकेंसी आ गई है, बच्चों को अच्छी तैयारी के नाम पे अच्छी पैसा ऐंठ लिया जाए। आप बड़ी से बड़ी कोचिंग में जाएं, वहां आप छोटी से छोटी कोचिंग में चले जाएं, वहां पे आप देखेंगे फीस जो है ना बहुत ज्यादा रखा हुआ है, क्योंकि उनको भी कमाने का ही तरीका है। तो इस बात को हम चर्चाएं बाद में करेंगे। तो आइए हम सबसे बात करते हैं प्राचीन इतिहास के सिलेबस के। देखिए, जो यूपी टीजीटी का जो एग्जाम है उसमें जो इतिहास की सिलेबस में हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की, तो सबसे पहले हम जानेंगे, आयोग ने साफ लिखा है प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, चोल, चेल, पांड्य। लेकिन हम क्या समझेंगे, हम शुरुआत कहां से करेंगे? जब शुरुआत करने की अगर बात करें तो जैसे जानेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुआ।
जीव विज्ञान में कई सारे तमाम साक्ष्य दिए जाते हैं। धार्मिक मान्यता की बात करेंगे तो धार्मिक मान्यता से अलग बताया जाता है कि पृथ्वी मनुष्य का अवतार कैसे हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से मानेंगे कि मनुष्य का अवतार कैसे हुआ। जैसे जब पढ़ेंगे पाषाण काल पढ़ेंगे तो पाषाण काल में जिसे प्रागैतिहासिक काल में कहा गया, उसमें आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल, फिर पाषाण काल को बांटेंगे क्या क्या बांटेंगे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण को बांटेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। यानी कुल मिलाकर कहें तो पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था, उसने किस प्रकार से उसने जीवन व्यतीत किया। हालांकि जब पूरा पाषाण काल से वो मध्य काल में कैसे कन्वर्ट हुआ, और मध्य काल से आज जैसे हम जो आधुनिक मानव जो देख रहे हैं, यह नव पाषाण काल में जो हुआ तो किस प्रकार से बना, इस सब बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा जो विकास जो हुआ है वह आज से लगभग 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच एक प्राइमेट अर्थात एक बंदर से हुआ है। यह भी मान्यता कहा जाता है कि हम लोग का विकास जो हुआ है वह कहां से हुआ है? अफ्रीका के रिफ्ट घाटी से हुआ है। उसी जगह पढ़ेंगे आप रामापिथेकस क्या था। इसके साथ ही जो मानव के विकास से जो क्रम है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल्स और होमो सेपियंस, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या था, होमो हैबिलिस क्या था, होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस कैसे हुआ, होमो इरेक्टस से आपका निएंडरथल कैसे मानव तब्दील हुआ, और निएंडरथल से जो आज जैसे जो मानव बुद्धिमान जो मानव जो हम दिख रहे हैं वो होमो सेपियंस कैसे कन्वर्ट हुआ, इसके बारे में इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पूछेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे क्या कारण थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ। प्राचीन काल में मानो तो खानाबदोश था, तो खानाबदोश से कैसे शिकारी संग्रहकर्ता में हुआ, कैसे वो कृषि करता था। सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। जब देखेंगे कि आप उसमें कई सारे हड़प्पा सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसी को ताम्रप्रसानिक काल भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो निका आज भी देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग सीख लेते हैं। आज ही वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता से सीख लेना है। अगर उस सीख को लेकर अगर अच्छे से करें तो हमारे डेवलपमेंट के काम अच्छे से होंगे। इसलिए पूरे हम सिंधु घाटी सभ्यता के पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यक्रम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कें कैसे थी, उस समय के व्यवसाय क्या था, उस समय के राजनीतिक जीवन क्या था, उस समय के धार्मिक जीवन क्या था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि क्या थी, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो पुरातत्व अवशेषों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं को देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है, इसके साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता जब इतनी बड़ी भारत के विशाल जैसे भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एक बृहद क्षेत्र में जब फैला हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया? क्योंकि आप पढ़े हो इतिहास में कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, फिर प्रहसन के रूप में। यह बात हम नहीं बल्कि कार्ल मार्क्स ने कहा था। बहुत सारे लोग इतिहास को बताएं, इतिहास से क्या बताएं? इतिहास जो है विज्ञानों की रानी है। बहुत सारे लोग आज जानोगे कि सर क्या बोल रहे हैं, इतिहास विज्ञानों की रानी है। इसको प्रूव करेंगे कि इतिहास विज्ञानों की रानी कैसे है। लेकिन यहां पे हम सिलेबस कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए अपने मेन पॉइंट से हम भटकेंगे नहीं। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से पढ़ लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषताएं क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण क्या था, इसके बाद पहुंचेंगे हम वैदिक काल। जब वैदिक काल में पहुंचेंगे तो वैदिक काल को हम दो भाग में पढ़ेंगे। एक आपका ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में मानव की स्थिति क्या थी, ऋग वैदिक काल से जो मनुष्य जो उत्तर वैदिक काल में हुए, उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे जिसमें आपको पूरी सारी विशेषताएं, ऋग वैदिक काल का समाज कैसा था, ऋग वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था, ऋग वैदिक काल की प्रकृति क्या थी, ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था क्या थी, ऋग वैदिक काल की व्यवसाय क्या थी। इसके साथ ही जब उत्तर वैदिक काल में गए तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की दोनों को तुलना, जैसे कि ऋग वैदिक काल के समाज और उत्तर वैदिक काल के समाज, ऋग वैदिक काल का धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन, ऋग वैदिक काल का राजनीतिक जीवन तो उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, इस सब मुद्दे पर चर्चा करें। जब ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप पहुंचेंगे सीधे वहीं पे कहां, 36 शताब्दी ईसा पूर्व में, जहां पे आपका मगध का उदय होता है। यहां पे मगध का उदय सिलेबस नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो वही समय आपको मगध का जो उदय हुआ कि मगध का उदय कैसे हुआ, क्योंकि बौद्ध संगीतियां जो होती है वह
कहां होती है? बिहार में तो होती है। तो थोड़ा सा मगध के बारे में जानना पड़ेगा। वही समय थोड़ा सा इनडायरेक्ट रूप से मगध के जो महत्वपूर्ण जो शासक है उसको भी चर्चाएं कर दे, ताकि जीएस के पोर्शन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है कि आपको मगध का उदय पढ़ना है, लेकिन जब तक आप इनडायरेक्ट रूप में सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तब तक डायरेक्ट फॉर्म को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म की बात करेंगे कि जैन धर्म की विशेषताएं क्या थी, ऐसी क्या कारण था कि जो हमारे समाज में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, इसकी उत्पत्ति के कारण क्या थी। इसी समय हम महावीर का जन्म की बात करेंगे, महावीर की पूरी विशेषताएं को देखेंगे, महावीर के द्वारा दिए गए पूरी सिद्धांत को देखेंगे। इसके जब जैन धर्म की बात करेंगे, फिर बौद्ध धर्म की बात कर लेंगे, फिर बौद्ध धर्म के बाद हम वैष्णव धर्म की बात करेंगे, और वैष्णव के बाद हम शैव की बात करेंगे। इसके साथ ही यही भी बात करेंगे कि बौद्ध धर्म जब जैन धर्म भली भांति जब फूल चुकी थी, फल फूल रही थी, तो इनका पतन क्यों हो गया, और कैसे फिर वैष्णव धर्म का उदय होता है, कैसे फिर आगे चल के कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जो नौवां अवतार है वह बुद्ध है। उसके बाद पहुंचेंगे मौर्य का